नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका एडुविस्टा बाय अश्विनी में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित, जो कि बरेली में है। इसमें इन्होंने जो बीएड प्रवेश परीक्षा कराया था सन 2020 का, उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 और जिसका हम आर्ट वाला पोर्शन देखने वाले हैं, यानी कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहे हैं इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, कह रहा है इन्होंने इंडिया मीन्स फ्रीडम पुस्तक लिखी थी और ये किताब किस पे आधारित है? भारत की आजादी पर आधारित है। इन्होंने गुब्बारे खातिर, तजकिरा, तुर्जुमानुल कुरान आदि ऐसे कई सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं। फिर नेक्स्ट है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। अब देखो, कोच्चि को कोचीन भी बोला जाता है और ये बंदरगाह आप देखोगे कि केरल के मालाबार तट पर अवस्थित है। यह एक बहुत ही प्रमुख बंदरगाह है। यह भारत के सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक माना जाता है। और ये बंदरगाह कोच्चि झील के दो द्वीप हैं, ठीक है, दो आइलैंड है, उन पे बसा हुआ है, जिसमें एक विलिंगटन है और दूसरा है वाला रपड़म। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इंडियन सुपर लीग सन 2022 का खिताब किसने जीता? तो देखो, ये थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, ये 22 का पीवाईक्यू है, तो इसीलिए उस समय का पूछा गया है, तो आज के समय में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। बट जीता था हैदराबाद एफसी ने। आपको जानना ये जरूरी है कि इंडियन सुपर लीग की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था सन 2013 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखोगे। फिर नेक्स्ट है, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। अब देखो, कह रहा है इसका प्रकाशन 1981 में हुआ था। यह उपन्यास एक महाकाव्य के रूप में है। ठीक है। जिसकी शुरुआत में क्या होता है? जिसकी शुरुआत में ये बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में एक बच्चे का जन्म के साथ ठीक ऐसे समय पे होती है जब भारत सदियों से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा था। तो ये उसी के बारे में मिडनाइट चिल्ड्रन लिखा गया एक उपन्यास है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इन्हें दिया गया था पद्म विभूषण। ठीक है। और कब दिया गया था? सन 2022 में। इनकी मृत्यु 8 दिसंबर सन 2021 को हुई थी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर दुर्घटना हो गई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर कह रहा है ये पहले रक्षा प्रमुख या फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी थे इंडिया के। ठीक है, सीडीएस जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पे 1510 में यहाँ पे अधिकार कर लिया था। कह रहा है जो फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था, जो 1505 से 9 तक भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया था। और इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, ये वास्तविक गवर्नर था या फिर कहो तो वास्तविक संस्थापक था पुर्तगालियों का भारत में। कौन? अल्बुकर्क। कह रहा है कि इसे भारत में पुर्तगाली संस्कृति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखो, वही बात कह रहे हैं। इसे कोचीन को अपना मुख्यालय बनाया था। वर्ष 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। और गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगालियों नौसैनिक प्रभुत्व की मोहर लगा दी थी। और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगालियों राज्य की स्थापना भी होने लगी थी। फिर नेक्स्ट है, उमा शंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है सितार से। अब देखो, सितार से पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र हो गए। सरोद से अजमत अली खां, अली अकबर खां। फिर संतूर से भजन सपोरी और शिव कुमार शर्मा हो गए। सारंगी से उस्ताद बिंदा खान और गोपाल जी मिश्र, ये लोग इससे संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा था? तो देखो, ये हृदय और आत्मा बोले थे अनुच्छेद 32 को। ठीक है, यहाँ देखो अनुच्छेद 32 को। तो इसलिए इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कह रहा है अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्राप्त करता है। और इसी अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के हनन पर नागरिकों को उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार भी प्रदान दिया गया है। कह रहा है इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। और उनके अनुसार यह एक अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय भी है। फिर नेक्स्ट है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है, ये मकराना यानी कि राजस्थान में पड़ता है, ये वहां से लाया गया था। कह रहा है ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। और ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनाया गया है।
ये संगमरमर राजस्थान की मकराना खान से लाया गया था। ताजमहल के वास्तुकार जो थे वो थे उस्ताद अहमद खान लाहौरी, ठीक है। और ईशा खान जो थे ये इसके ठेकेदार थे, मतलब ताजमहल को बनाने का जो ठेका दिया गया था वो ईशा खान को, और इसके जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। कह रहे हैं ताजमहल को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा भी दिया गया था, और ये सेवन वंडर्स में भी आता है। फिर नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो राष्ट्रीय आपातकाल का संबंध है 352 से। 356 का आप देखोगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से है। 360 का जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है यानी कि वित्तीय आपात, ठीक है। यहाँ पे हालांकि पूछा है आपका राष्ट्रीय आपात, इसीलिए 352। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। तो कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में लॉर्ड डफरिन था उस समय। फिर नेक्स्ट है अलीगढ़ की संधि का संबंध किससे है। तो अलीगढ़ की संधि का संबंध है ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला के बीच में। कह रहा है कि यह संधि जो अलीगढ़ की संधि हुई थी ये 9 फरवरी 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जब इन्होंने प्लासी के युद्ध में इनको हरा दिया था। कह रहा है इसमें देखा जाए तो अंग्रेजों की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व क्लाइव ने किया था और वॉटसन ने, ठीक है, दो लोगों ने किया था, रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन। जबकि यह संधि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तक पर दोबारा अधिकार के लेने के बाद की गई थी। अब देखो कलकत्ता पे पहले अंग्रेजों का अधिकार था, फिर सिराजुद्दौला इससे युद्ध करता है, ठीक है, जिसे हम बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं, और फिर ये हार जब जाता है तो दोबारा अंग्रेज इस पे अधिकार कर लेते हैं। इस संधि में कौन कौन सी शर्तें थे ये आप लोग यहाँ पे वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। फिर नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। तो ये हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। अब देखो चार बौद्ध संगीति हुई है। पहला देखा जाए तो 483 ईसा पूर्व में जो कि राजगृह में हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वह थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में हुई थी, अजात शत्रु के। फिर जो धृति बौद्ध संगति है ये हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, वैशाली में हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सबकामी जिनको हम सर्वकामी कहते हैं, और ये काला अशोक के समय में हुई थी। फिर तृतीय जो बौद्ध संगति है ये हुई थी 255 ईसा पूर्व में, और कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस या फिर तिस हम बोलते हैं उनको। ये किसके शासनकाल में हुई थी, ये अशोक के शासनकाल में हुई थी। और फिर जो चौथी बुद्ध संगति थी ये हुई थी आपकी प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है, कुंडलग्राम यानी कि 78 ईस्वी के आसपास में मान लो, जो कि इनके अध्यक्ष थे वासुमित्र और अश्वघोष। और इस ये किसके शासनकाल में हुई थी, राजा कौन था उस समय, कनिष्क, ठीक है। तो ये आप चारों याद रखोगे। शासनकाल भी पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुई थी, अध्यक्ष पूछा जाता है कौन अध्यक्ष था, स्थान पूछा जाता है कि कहाँ पे हुआ था, और कभी कभी समय भी दे दिया जाता है मैच कराने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करके इसका नोट्स बना लीजिए या फिर कैसे भी इसको लर्न करने की कोशिश करिए। फिर नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से था। तो स्वराज पार्टी का जो संबंध था ये था सीआर दास से। कह रहा है कि 23 मार्च 1923 में इन्होंने सीआर दास जिनको हम चितरंजन दास कहते हैं और मोतीलाल नेहरू द्वारा इलाहाबाद में की गई थी, और इसके अध्यक्ष जो थे वो सीआर दास तथा महासचिव जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना कर गवर्नर जनरल लॉर्ड रेडिंग के समय में हुई थी, ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड रेडिंग। फिर नेक्स्ट है यज्ञ की देखरेख कौन करता था। तो यज्ञ की देखरेख जो करता था वो है ब्रह्मा, ठीक है। ब्रह्मा मतलब एक पद था जो यज्ञ की देखरेख करता था। कह रहा है वैदिक काल में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विशेषज्ञ थे। उद्गाता कौन थे, जो सामवेद की ऋचाओं का गान करते थे। अर्धवर्यु कौन थे, जो यजुर्वेद का पाठ करते थे। होत्र कौन होते थे, जो ऋग्वेद का पाठ करते थे और ध्वनि कुंड में आहुति देते थे। फिर ब्रह्मा किसको कहा जाता है, यह यज्ञ की देखरेख करते थे। फिर नेक्स्ट है सुलह कुल की नीति किसने अपनाया था। तो सुलह कुल की नीति अपनाया था अकबर ने। कह रहा है अकबर ने सभी धर्मों की अच्छी बातों लेने या ग्रहण करने का मार्ग अपनाया, और इसी को हम क्या कहते हैं, सुलह कुल, मतलब जिस जिस धर्म में अच्छी अच्छी बातें लिखी गई सबको एकत्रित करो, और उसी को बोला था इन्होंने सुलह कुल। फिर नेक्स्ट है सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। कह रहे हैं सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, और ये गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो का शासनकाल की बात करें तो 1905 से लेके 1910 ईस्वी तक रहा था। लॉर्ड कर्जन की जस्ट बाद ये आए थे। कह रहा है कि लॉर्ड मिंटो ने 1909 ईस्वी को भारत शासन परिषद अधिनियम लेकर आए, और गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था पर
फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाया था। फिर नेक्स्ट है, इटली ने आक्रमण किस देश को जीता था? ठीक है, सॉरी, ये कह रहा है इटली ने आक्रमण करके किस देश को जीता था? तो इसने जीता था मोरक्को को। कह रहा है इटली ने आक्रमण करके मोरक्को देश को जीत लिया था और मोरक्को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अफ्रीका का एक देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? अब देखो जो ऑप्शन नंबर वन है, भारत परिषद अधिनियम, जो कि 1892 में आया था और इसमें प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की बात कही गई थी। बाकी पार्लियामेंट 1909 में केंद्र में द्वैत शासन, ये सब बिल्कुल गलत सुमेलित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन से संबंधित कौन सा अभिलेख है? अब इससे संबंधित यहाँ पे दो अभिलेख है, एक गिरनार का अभिलेख जो कि गुजरात के गिरनार की पहाड़ी के पास स्थित था, ठीक है, जिसकी स्थापना 150 ईस्वी में हुई थी और ये भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख भी माना जाता है, जिसमें देखोगे कि संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में ये जो अभिलेख था ये लिखा गया था। फिर वही कह रहा है कि एहोल अभिलेख का संबंध वही देखा जाए तो पुलकेशिन द्वितीय से है और प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख जो है ये आपका समुद्रगुप्त से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? तो मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अगस्त 1942 तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसमें कौन सी अभिक्रिया हुई थी? तो वो हुई थी विखंडन की। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर, हिरोशिमा पर कब, 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय, ठीक है, जिसका नाम था लिटिल बॉय, जो कि 15 टन का था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन, जो कि 20 टन का था, नामक परमाणु बम गिराया था। और परमाणु बम में विखंडन की अभिक्रिया होती है, किसी बड़े नाभिक का छोटे छोटे दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, दूध सागर जलप्रपात कहाँ पे स्थित है? तो यह है आपका गोवा में, और किस नदी पे है? ये मांडवी नदी पे है। फिर नेक्स्ट है, नमचिक नमफूफा कोयला क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? तो ये है स्थित आपका अरुणाचल प्रदेश में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ पे आके मिलती हैं? तो ये मिलती हैं आपकी देवप्रयाग में। अब देखो पंच प्रयाग होता है ना, तो उसको आप बिल्कुल याद रखोगे। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। जो विष्णु प्रयाग होता है यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। जो नंद प्रयाग होता है यहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। फिर कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी मिलती है। फिर लास्ट में आप देखोगे कि जो देव प्रयाग होता है यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है, और यहीं से गंगा का उद्गम माना जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंडल सर्वाधिक गर्म होता है? तो जो सबसे गर्म होता है वो है होता है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब देखो क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो 0 से लेके 18 किलोमीटर तक हो सकता है। इक्वेटर पे हाइट ज्यादा होती है, वहीं पोल पे ये कम भी होती है। ठीक है, पोल पे मान लो कि ये आपका 13 किलोमीटर के आसपास में, या फिर 7 से 13 किलोमीटर के आसपास में होता है, जबकि इक्वेटर पे 0 से 18 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, 18 से 60 किलोमीटर। उसके बाद मेसोस्फेयर 60 से 80, आइनोस्फेयर 80 से 400 हो सकता है, और एक्सोस्फेयर 400 किलोमीटर से ऊपर जो भी होता है ये सब कुछ एक्सोस्फेयर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकोटा यानी कि त्रिकोण किससे संबंधित है? अब जो जकोटा त्रिकोण है ये संबंधित है दक्षिण कोरिया, वियतनाम और जापान से। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा इस्पात उद्योग के संबंध में सुमेलित है? जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, तमिलनाडु सलेम। देखो सलेम जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। बाकी दुर्गापुर ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, भिलाई ये पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला ये उड़ीसा में है। ठीक है, तो इसीलिए तमिलनाडु सलेम ये संबंध में सही सुमेलित है। फिर नेक्स्ट है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में अवस्थित पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो इसको हम बोलते हैं सह्याद्री। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखो जो ऑप्शन नंबर सी है, शिवकिला, जम्मू कश्मीर में दिया है, बट शिवकिला कहाँ पे है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो कह रहा है जो ऑप्शन नंबर ए है, नाथुला सिक्किम में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो बोमडीला, दीफू और यांग यांग ये तीन दर्रे हैं। ठीक है, तीन प्रमुख दर्रे माने गए हैं। दर्रे तो और भी हैं बट ये तीन बहुत प्रमुख हैं। फिर रोहतांग आप देखोगे हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में नाथुला, नाकुला और जेलेपला ये तीन प्रमुख दर्रे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से शिवकिला कहाँ पे है, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगीत नदी कहाँ बहती है? तो रंगीत नदी बहती है सिक्किम में।
कह रहा है सिक्किम में बहने वाली ये नदी, यह पश्चिमी सिक्किम के हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है और यह एक सदाबहार नदी है। सदाबहार कहने का मतलब है कि साल भर इसमें पानी रहता ही रहता है, तथा गर्मी के मौसम में हिमालय से पिघलते बर्फ तथा मानसून के वर्षा में द्वारा इस नदी को जल की प्राप्ति होती है। गर्मी में ग्लेशियर पिघल के इसमें पानी आता है, और मौसम जब मानसून आता है तो उस समय तो बारिश होती ही है। कह रहा है रंगीत नदी तीस्ता की सहायक नदी भी है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। देखो, तीस्ता नदी जो है ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी भी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, भारत में कितने बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1962 से 68 तक। 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था उसकी वजह से, और फिर 68 में पाकिस्तान के साथ जो भारत का युद्ध हुआ था तब हुआ था। फिर दूसरा है 71 से लेके 75 तक, इसमें भारत पाक का युद्ध जब हुआ था तब हुआ था। और फिर 75 से 77 में इसमें इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का आधार देके देश में आपातकाल लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। टोटल 8 राज्य आते हैं भारत में जिससे ये होकर गुजरती है, जिसमें मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। इसका जो सबसे फेमस इसका ट्रिक है ना, तो वो है मित्र पर गमछा जार। इसी से ये 8 राज्य कवर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में। 37 में आप देखो क्या कहा गया है। कह रहा है नीति निर्देशक तत्वों का संविधान भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णन किया गया है। वहीं नीति निर्देशक तत्वों का आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन बढ़ने जाएंगे और राज्य इन संसाधनों को लागू करता जाएगा, इसीलिए निदेशक तत्व राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको जो नीति निर्देशक तत्व में लिखा है वो नहीं मिल रहा है तो इसके लिए आप कोर्ट चले जाओगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये कहा गया है कि अगर राज्य के पास अगर वो रिसोर्स मौजूद है तो राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको देगी, लेकिन वो देगी जरूर, ऐसा कहीं लिखा नहीं गया है। ठीक है। अगर राज्य आपकी हेल्प कर पाएगी उसमें तो करेगी, अगर नहीं कर पाएगी तो नहीं करेगी, और इसके लिए राज्य वो कंपलसरी चीजें नहीं मानी गई है। फिर नेक्स्ट है, संविधान की उद्देशिका में किस मौलिक अधिकार का वर्णन नहीं है? तो वो है आर्थिक स्वतंत्रता का। ठीक है। उसमें देखोगे कि आप विचार की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इन तीनों का वर्णन है। फिर नेक्स्ट है, पंचायती राज की व्यवस्था से संबंधित समिति कौन सी है? तो पंचायती राज से संबंधित समिति है बलवंत राय मेहता समिति। इन्होंने देखो कह रहा है कि 1956 में ये समिति का गठन किया गया था और इस समिति ने 1957 एक साल बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें इन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। सबसे पहले गांव स्तर पर ग्राम पंचायत जिसके प्रमुख प्रधान होते हैं, फिर क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र पंचायत जिसके प्रमुख ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और फिर तीसरे पे जिला स्तर होता है जिसमें जिला पंचायत और इसके प्रमुख जो होते हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं। अब पंचायती राज की जो शुरुआत थी ना, ये 2 अक्टूबर 1959 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले से की थी। सबसे पहले इसको अपनाने वाला कौन था? राजस्थान का नागौर जिला। और इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में लागू किया गया था और बाद में यह पूरे देश में लागू हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग को कौन प्रदर्शित कर सकता है? तो उसको कौन कर सकता है? वो कर सकते हैं राष्ट्रपति। कह रहा है कि निर्वाचन आयोग का जो गठन था ना, ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसी उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो देखो एक और यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार में भी पूछा जा सके क्योंकि चुनाव आयोग इतना ज़्यादा हाईलाइट है और उसके जो प्रमुख हैं वो भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हैं। तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, 25 जनवरी को मतदाता दिवस। कह रहा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा पारित अभियोग के आधार पर राष्ट्रपति प्रत्युचित कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक हो सकती है। फिर वही कह रहा है कि जो अन्य आयुक्त की पदावधि है वो भी 6 वर्ष से लेके 62 वर्ष की आयु तक हो सकती है, तो बस 3 वर्ष कम है। फिर नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये था राजमनार आयोग की जो समिति थी, इसकी सिफारिश पे अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था और जो कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित
कौन सा क्रम सही है? तो अब देखो, इसमें हम जस्ट ऊपर आते हैं, ठीक है? जो ऑप्शन नंबर डी है, फखरुद्दीन अली अहमद, फिर ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर वेंकट रमन, और फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अब ये यहाँ पे क्रोनोलॉजी दी गई है चारों लोगों की, और इनका कार्यकाल का समय भी दिया गया, तो आप यहाँ से देख सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बदल बदल के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको थोड़ा सा लाइटली लेके चल सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, निरपेक्ष और अखंडता। देखो, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं और बार बार इनमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है? कभी धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक, इन सब वर्ड्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई, धर्मनिरपेक्ष भी हो सकता है या फिर लोकतांत्रिक भी हो सकता है। बट इसको ना बिल्कुल आप याद रख लो, समाजवाद, निरपेक्ष और अखंडता, सिर्फ यही तीन शब्द इसमें जोड़े गए थे। कह रहा है कि ये कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और ये कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन था, ठीक है? जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये है गंगा की जो डॉल्फिन है ना, ये भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव माना गया है इसको। कब माना गया है? देखो, कह रहा है कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में 4 अक्टूबर सन 2009 को गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा की डॉल्फिन को जलीय राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। तो यहाँ भी नीतीश कुमार आ ही गए हैं, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार प्रत्युत्त किया जा सकता है? तो वो है संसदीय प्रक्रिया से। अब देखो, कह रहा है कि जो संसदीय प्रक्रिया है ना, इससे भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनको प्रत्युत्त किया जा सकता है, जिसमें आप देखोगे कि 1/4 सदस्य की पूर्व सहमति जरूरी होगी इनको प्रत्युत्त करने के लिए, और कम से कम इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना होगा, ठीक है? और कह रहा है कि एक सदन महाभियोग लगाता है, और तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की सुनवाई करता है। और यदि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप सही पाया गया, तो दोनों सदन अपनी कुल सदस्य संख्या की 2/3 बहुमत से आरोप सिद्ध कर देंगे, और ऐसे में राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग देना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली की चुकीमात खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये कॉपर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से मेधा पाटेकर जुड़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक सरकार में क्या होता है? तो संघात्मक सरकार में क्या होगा? शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, ठीक है? डिसेंट्रलाइजेशन होगा। फिर नेक्स्ट है, भारतीय जलवायु से संबंधित एनसो का क्या अर्थ है? तो एनसो का अर्थ है एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशंस। अब देखो, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इस बार हो सकता है कि एल नीनो का चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। कह रहे हैं एल नीनो प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट में गर्म होने की घटनाओं को एल नीनो कहते हैं, और एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर की सतह का तापमान बढ़ता है। इसकी वजह से क्या होता है कि समुद्री हवाओं का रुख बदल जाता है, और इसका असर यह होता है कि अधिक बारिश वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं होती है, और इसके विपरीत जिन इलाकों में प्राय कम बारिश होती है वहां पर भारी बारिश होती है। तो जो एल नीनो नहीं होता है उसमें इंडिया में खूब बारिश होती है, ठीक है? मानसून आता है, बिल्कुल खूब बारिश होगी। और जिस बार एल नीनो आ जाता है उस बार इंडिया में बारिश ही नहीं होती है, सूखा पड़ता है। तो वही है। फिर नेक्स्ट है, सन 2011 ईस्वी में भारत की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो सर्वाधिक जनसंख्या में सिर्फ एक ही राज्य हो सकता है, वो है अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है? फिर नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है यह है बरगद। अब देखो, सारे राष्ट्रीय चीजें यहाँ पे दी हैं। राष्ट्रीय पक्षी मोर, पशु बाघ, वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, पुष्प कमल, गान जनगण मन अधिनायक जय है। फिर फल की बात करें तो आम हो गया, गीत की बात करें तो वंदे मातरम, ठीक है? वंदे मातरम कौन लिखा, जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना आप लोग, ठीक है? फिर खेल हॉकी है, प्रतीक अशोक सिंह स्तंभ, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही है, और ये क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। मैंने 50 क्वेश्चन को कवर करा दिया है, और इसी तरह के बाकी जितने भी हैं 25 तक 8 के सभी पीवाईक्यूज मैं आपको इसी चैनल पे कराऊंगा। तो वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत भी बहुत लगती है। और फिर इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और आपकी जो तैयारी है उसमें कोई रुकावट ना आए। तो बस मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।